हेलो लर्नर्स, वेलकम टू CUT एग्ज़ाम फैक्टर। मेरा नाम है गौरव। आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, आज हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो टॉपिक है चैप्टर, इसको CBSE से हटा दिया गया है, बट लेकिन आपके CUT में ये इंक्लूडेड है। ओके, आपने अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा तो ये चैप्टर नहीं था, बट CUT के लिए आपको इस समझना ज़रूरी है क्योंकि इसका वेटेज अराउंड 11% है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस के अराउंड होता है, विच कंसिस्ट ऑफ अराउंड 15 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा मैं सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हमारे लिए कितना सिलेबस है, उसी सिलेबस को ही पढ़ना है हमें, सिलेबस से आउटसाइड नहीं पढ़ना है। 2 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। दिस इज टूडेज गोल्स, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिफोर आई स्टार्टेड रीडिंग यू कि इस चैप्टर के अंदर क्या सब इंक्लूड होगा, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा कि जो भी चैलेंजेस इंडिया फेस करता है अपने सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना देता हूं ताकि आपको पूरे सिलेबस, पूरा इस चैप्टर का कंटेंट क्लियर हो जाए, जो हम अभी अगले 1 घंटे में पढ़ने वाले हैं और रिवाइज करने वाले हैं। चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिकली 2 एलिमेंट होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होता है, उसके कितने एलिमेंट होते हैं, उन 2 एलिमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उस सारा डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज CUT इज आस्किंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सेकंड यू विल अंडरस्टैंड कि इसका रोल क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किसमें, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आजकल आप देखते हैं ना कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं, कितनी जगह मेट्रो बन गई हैं, अच्छी सड़कें हो गई हैं। इफ पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर और दिल्ली टू मेरठ और दिल्ली टू आगरा और ऑल्सो इन साउथ चेन्नई टू बैंगलोर और एनीवेयर, द एक्सप्रेसवेज, दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैव enhanced the quality of life. How come? By reducing the time travel between the 2 cities. ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि रोल ऑफ एनर्जी एज क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रोल ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या मतलब होता है? एनर्जी मीन्स कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, राइट, कमर्शियल एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इस सारे डिफरेंट टाइप्स, इन सारों की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स और इनमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दिए एक टॉपिक से, बिकॉज आपको कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये 4 मेजर चीजों पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, इन चारों टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चैलेंजेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ एनर्जी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड एन इंपॉर्टेंट वन। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. Good health implies these 3 points: increase in overall efficiency to handle difficult tasks, increase in productivity of labor, increase in mental abilities. तो कभी भी आपसे कोई पूछे ना डेफिनेशन क्या है हेल्थ की डेफिनेशन, सो हेल्थ इज नॉट जस्ट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। आप जिम ज्वाइन करते हो, किसी पर्पज से ज्वाइन करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग अ जिम मे बी आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट हेल्दियर, अ लॉट मोर फिटर एंड अ लॉट मोर स्ट्रॉन्गर. योर एंड्योरेंस एंड योर स्ट्रेंथ विल एनहांस. दैट इज द पर्पस ऑफ हैविंग और ज्वाइनिंग अ जिम, करेक्ट? So health is a comprehensive and holistic term that caters to the potential.
इट इज ए यार्डस्टिक ऑफ वंस वेल बीइंग। ठीक है जी, हेल्थ क्या है? एक तरह का एक यार्डस्टिक है ऑफ वंस वेल बीइंग। ठीक है, तो हेल्थ इज अ होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। होलिस्टिक प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो सी, ये डेटा है, इस स्लाइड में आपको डेटा के थ्रू समझाया गया है। क्या इससे क्वेश्चन आ सकते हैं? 100% आ सकते हैं। आपको क्या चीज याद करनी है? जितने भी कीवर्ड्स हैं, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसा आप देख सकते हैं अपने स्लाइड पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेडली डिजीजेस और मोर्टेलिटी रेट, ये सारे हाईलाइटेड और बोल्ड में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए इनका मतलब क्या होता है। सेकेंड ऑफ ऑल आप सोचिए कि अगर ये कम है या ज्यादा है तो इससे आपके नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये दो चीज आप समझ गए, फंडामेंटल्स और इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पूरा आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि डू यू थिंक अ हेल्दी नेशन which has healthy manpower is able to surpass those nations which do not have access to healthcare facilities? Who is responsible to provide healthcare facilities? Who is accountable? It is the government obviously who has the responsibility to ensure the right to healthy living. कभी आपने पढ़ा है राइट टू हेल्दी लिविंग का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी इंक्लूड विथ अथॉरिटी कि वो एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करके इंप्रूव करें। इसका क्या मेन पर्पस होता है? डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3 तीन हिस्सों में बांटा गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं? हॉस्पिटल्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, बेड्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। डू यू नो इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आवर प्रोडक्ट्स, आवर medicinal product are one of the cheapest and most efficient quality. That is why you see that sometimes in news big corporations and big pharma industries try to have copyright over certain product, but keeping in mind the principle of social justice, you have to sell the medicinal product at a very low price. That is why Supreme Court ordered. अब एक नया केस आया था नोवार्टिस का, उस कंपनी ने क्लेम कर दिया था कि दवाई हमारी है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना किया कि अगर आप इतने हाई पैसे पर दवाई बेचेंगे तो गरीबों का क्या होगा। दैट इज द पर्पस। सो इनिशियल स्टेजेस जब इंडिया की हुई थी आजादी के बाद, जो प्लानिंग हुई थी, जो प्लान डेवलपमेंट था, उसमें जो हमारे उस समय जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो कितना ही पिछड़े इलाके से क्यों ना आए, वो सिक्योर कर सके अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव मेजर मेडिकल केयर। ठीक है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। अब बात करेंगे हम इन सारे पॉइंट्स की वन बाय वन। सबसे पहला है डेथ रेट has decreased significantly from 27 per thousand in 1951 to 6.3 per thousand in 2017। ठीक है, इसका मतलब कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो हमारी है वो बढ़ गई है। डेथ रेट का मतलब होता है कि कितने लोग की डेथ हो रही है पर थाउजेंड। तो जो पहले 27 लोग की डेथ हो जाती थी हर 1000 आदमियों में, आज केवल 6 लोग की मृत्यु होती है। तो इसका मतलब मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई है और डेथ रेट कम हो गई है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी, रेफरिंग टू डेथ ऑफ इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक।
या 1 साल से कम के बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है, उस डेटा को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और देखिएगा कि 146 पर 1000 होता था 1951 में, आज की डेट में केवल 32 हो गया है। ओके, थर्ड पॉइंट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स एक पर्सन किसी भी देश में वो रिसाइड करता हो, हर देश का एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। इंडिया में आजादी के टाइम पे 32 ईयर्स था। सो इफ आई एम 29, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, सो मेरे पास 2 साल और बचे थे अगर मैं 1947 में होता इतने एज का, क्योंकि उस समय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था। बट आज की डेट में 70 ईयर्स हो गया है। यू सी देयर इज अ क्वांटम जस्ट डबल, in fact more than double. Fourth is deadly diseases. Which are deadly diseases I am talking about? TB, tuberculosis, cholera, smallpox. एक टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा होते थे, आज काफी कंट्रोल में है। ठीक है। फिफ्थ इज मोर्टेलिटी रेट। 248 पर 1000 था 1960 में, अब 39 हो गया है। अंडर 5 साल से कम के बच्चों की बात हो रही है। अब देखिए, ये है आपका टॉपिक जो कि काफी क्रूशियल है, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि ये समझाएगा कि इंडिया में किस तरीके से हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंडिया में बेसिकली 3 टायर इंफ्रास्ट्रक्चर है। फर्स्ट टायर में आपका आता है प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर। ठीक है, ये आपको याद करना होगा कि टायर 1 में क्या क्या आता है। आपको मैं समझा दूंगा पर आपको याद करना ही पड़ेगा। पहला है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तीसरा है सब सेंटर। ये क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, यूजुअली जो ये सेंटर्स होते हैं ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये कॉम्पैक्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं जो कि स्मॉल टाउन्स और रूरल रीजन्स में अवेलेबल होता है। और टिपिकली यहाँ पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है और साथ में ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती हैं जो आपका टेक केयर करती हैं। दूसरा, इन सेंटर्स में प्रायोरिटाइज किया जाता है हेल्थ एजुकेशन इनिशिएटिव्स को। जैसे आपने देखा होगा फैमिली प्लानिंग का इनिशिएटिव जब आया था, फैमिली प्लानिंग के इनिशिएटिव में ये बताया गया था कि हम दो हमारे दो वाला स्लोगन पूरे इंडिया में सर्कुलेट किया गया था, ताकि ये इंश्योर कर सकें कि जो बच्चे पैदा हो रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके एज में गैप हो। देयर शुड बी अ सर्टेन पीरियड। मेडिकली डॉक्टर्स ने बोला है कि 3 साल का अगर गैप होता है 2 बच्चों के बर्थ में तो वो हेल्दी होता है। और साथ में ये इंश्योर किया गया था कि जितनी रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि दे प्रोवाइड इनिशियल ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स विदिन देयर ऑपरेशनल कैपेसिटीज। ये जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं या सब सेंटर हैं, ये छोटे छोटे हॉस्पिटल जो होते हैं छोटे छोटे शहरों में, ये प्रोवाइड करते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट एक तरह से। और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं ना, ये रेफरल हेल्थ सेंटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से रेफरल होते हैं। टायर 2 में क्या आते हैं? टायर 2 में आते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। ये क्या होते हैं? इनके पास मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है, ये थोड़े एडवांस होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के कंपैरिजन में। और जो सर्विसेज अवेलेबल होती है, सर्जरी, ईसीजी, एक्सरेस, इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन बड़े शहरों में या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होता है। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। टायर 3 में आता है टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर। ऐसे हम देखते होंगे कि स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज लिखा होता है कई जगह, तो यहाँ पे ना स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आपने देखा होगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट। दीज सेंटर्स आर वेरी मच एडवांस्ड। फॉर एग्जाम्पल एम्स, दिल्ली में जो एम्स लोकेटेड है, यहाँ पे सारे लोग क्यों अपना एडमिशन कराते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीरियस चैलेंजेस हेल्थ से गुजर रहा हो, यहाँ पे ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी है,
तो इकोनॉमिकली चीपर होता है। सेकेंडली, ये एक टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर है, तो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये एक एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। ये तो हमने बात करी कि गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरीके से हैं, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। अब प्राइवेट सेक्टर का क्या है, इसमें वो इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिए, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है वो 80% है टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का। आप इमेजिन कर सकते हैं क्यों है इतना ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है ना, these private sector have more than government contribution infrastructure। ज्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में ही कराते हैं क्योंकि अभी तक शायद उतनी फैसिलिटीज ना पहुंची हो। अमंग दोज सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट 78% ऑफ रूरल एंड 81% ऑफ अर्बन यूटिलाइज प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, while 58% of rural and 62% of urban patients opt for private hospitals। थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे दूंगा मैं, पर मुझे फैसिलिटीज चाहिए अपने हेल्थ केयर के लिए। देखिए, जब भी हम लोग किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, हम लोग पैसे की चिंता नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारा पास इंश्योरेंस है तो हम अच्छे हॉस्पिटल में जाएं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि हमको वहां की हालत पता होती है। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ बहुत ज्यादा है, दूसरा वहां पे लैक लस्टर अप्रोच होती है लोगों की जो वहां काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परमानेंट जॉब है। यूजुअली ये अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। काफी जगहों पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऑपरेशनल काफी फंक्शनल और स्मूथ हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली एट अ पैन इंडिया लेवल ये चैलेंज अभी भी है। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्रोमिनेंट प्रेजेंस अक्रॉस ऑल सब मार्केट्स। चाहे ये केटर करें छोटे शहरों में, आपने देखा होगा छोटे शहरों में भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं। बड़े शहरों के हॉस्पिटल के तो नाम आपको पता ही चल जाते हैं, पर छोटे शहरों में भी ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे वो लोग लोगों की नीड्स को केटर कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर एक डोमिनेंट सोर्स निकल के आया है। ठीक है, ये एक डोमिनेंट सोर्स ऑफ हेल्थ केयर। नेक्स्ट, हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज। अब चैलेंज क्या क्या है? 5 पॉइंट जो हमने पढ़े थे, वो 5 पॉइंट को अगर हम उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें कि डेथ रेट को हमको कम करना है, बर्थ रेट कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम आ गया है, एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ गई है और एपिडेमिक डेथ भी सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गई है। बट इसके बावजूद चैलेंज है। मेन चैलेंजेस को हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है। पहला चैलेंज है डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप समझो कि ये जो चैलेंजेस हैं ये हमारे डिस्पाइट इतना इंप्रूवमेंट करने के बाद भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लिए गए हैं इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, ताकि अच्छे रिजल्ट को हम प्रोड्यूस कर सकें हेल्थ के एरिया में, जो कि हमारा किस में आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ओके, हेल्थ कम्स अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और आजादी से लेके आज तक खूब इस पे काम हुआ है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, परसिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है और उसको केटर करने में भी चैलेंजेस होता है। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है? डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अनइक्वालिटी है भाई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कुछ जगहों पर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है, कुछ जगहों पर फैसिलिटीज के नाम पे कुछ है ही नहीं। देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। आपके अगर आप अर्बन लोकेशन में रहते हो तो आप देख सकते हो, यू हैव एक्सेस टू मेडिकल स्टोर्स, एक्सेस टू क्लिनिक, एक्सेस टू गुड हॉस्पिटल्स, बट रूरल एरियाज में शायद उतना अभी नहीं पहुंचा है। दूसरा क्या है? इमरजेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं? जैसे एड्स हो गया, HIV हो गया, सार्स हो गया। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए, और ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट भी है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि इससे डेथ रेट बढ़ सकती है।
तीसरा क्या है, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट। देयर इज कंसिडरेबल गैप बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। अभी हमने देखा था कुछ साल पहले जब कोरोना आया था तो कैसे इट वॉज अ शॉक फॉर एवरीबडी, वेदर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट पीपल, कॉमन पीपल, रिच पीपल, पुअर पीपल, मिडिल क्लास, कि जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से जितने रिसोर्सेस होने चाहिए उतने नहीं हैं। डिस्पाइट गेनिंग इंडिपेंडेंस फॉर मोर देन 70 ईयर्स, उतना हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। इसकी वजह से कोरोना में जो हमने एक डेवस्टेशन देखा, लॉस ऑफ लाइफ का, वो उसके बाद हमने अब स्टेप्स लिए कि हर हॉस्पिटल में, हर जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हों। आज की अगर आप डेट की बात करेंगे पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड, तो काफी सिचुएशन इंप्रूव हो गई है। दिस इज थर्ड पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रेंड। द गवर्नमेंट इज प्रोग्रेसिवली शिफ्टिंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजिंग हेल्थ केयर। क्यों बताओ, ये एक चैलेंज क्यों है? क्योंकि भाई ये इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव हो जाएगा, दैट विल बी बिकमिंग एक्सपेंसिव, और गरीबों की पहुंच से तो बाहर ही हो गया। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल में एंट्री लोगे, बेड बुक करोगे तो 10,000 रुपए कहीं नहीं गए। उसके बाद अगर आपने सर्विसेज 24 घंटे का स्टे ले लिया तो 50-60 हजार तो यूं ही चले जाएंगे। तो ये हर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो हर आदमी ये नहीं कर पाएगा। आपको लग रहा होगा 50-60 हजार रुपए बहुत कम है, बट इफ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू हार्ड वर्क, अर्न योर ओन मनी एंड देन spend it, then you will realize the value of 60 to 70,000 rupees, which is gone in one day. Fourth is inadequate upkeep and maintenance. Government healthcare centers suffer from poor upkeep and maintenance. ये देखो यार, ये बड़ा एक सिचुएशन है। जो क्वालिटी डिफरेंस होता है ना प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, वो बहुत ही क्लियर कट होता है, दिख जाता है। आप अभी के अभी अगर आप जाके विजिट करेंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर को, यू विल फाइंड अ स्टार्क रियलिटी, अ स्टार्क डिफरेंस। सो दैट इज व्हाई पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स प्राइवेट ट्रीटमेंट, डिस्पाइट वो उनके जेब में नहीं आता, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। Fifth is low sanitation standard. Sanitation standards are notably low both in rural and urban areas. अब सैनिटेशन का क्या मतलब होता है? अपने आसपास की सराउंडिंग्स को साफ रखें, क्लीन सराउंडिंग्स, ठीक है, और अवेयरनेस करें मासेस को, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। स्वच्छ भारत का एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था उससे बहुत चेंजेस आ चुके हैं। स्वच्छ भारत, तो ये चैलेंजेस थे हमारे हेल्थ के। अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होती है, देखिए, नाउ यू शुड बी अवेयर। ये स्लाइड में आपको 6 पॉइंट दिए गए। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर दोज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। ये हमारा मोनोपोली है, वी आर द ओजी, ये तो कहते हो ना आप लोग, वी आर द ओजी, और have been assimilated into Indian culture from outside sources. India recognizes 6 such systems. इसको याद कर लो आप, ये आपके हमेशा काम आने वाला है। कोई सा भी एग्जाम दोगे ये 6 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला है आयुर्वेद, दूसरा है योगा, तीसरा है यूनानी, चौथा है सिद्ध, पांचवा है नेचुरोपैथी, छठा है होम्योपैथी, ठीक है। इसको हम आयुष कहते हैं। Now you understand these 6 systems. इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम में, कितने सारे लोग इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं आयुर्वेद के थ्रू। आजकल आपने देखा होगा टीवी पे बाबा रामदेव का योगा आता है, या फिर वो अपने मेडिसिन बेचते हैं तो उनके वो क्लेम करते हैं कि आंवला, एलोवेरा और बाकी सब चीजों से मिलके बनती है। बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेदा में। Rural, urban and rich poor divide. The health infrastructure is heavily skewed towards the wealthy and urban areas. Despite approximately 70% of population residing in rural areas, around 80% of hospitals are situated in urban areas. Why?
बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन। जहां से उनको प्रॉफिट मिलेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहीं खोलेंगे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि वो जाकर रूरल एरियाज में खोलें, एनकरेज करना है। बिकॉज यू हैव टू वर्क इन अ कॉम्प्लीमेंट्री मैनर, बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। वुमेन्स हेल्थ, इससे भी देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है। वुमेन इन इंडिया फेस सिग्निफिकेंट नेग्लेक्ट नॉट जस्ट इन एजुकेशन but also in healthcare. Over 50% of women aged from 15 to 49 experience nutritional deficiency. कई बार हमको मालूम भी नहीं होता है कि हम लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हैं। हमको लगता है कि हम लोग खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं और हम फिट हैं। But if there is actually a medical test which will be done on a woman or any person, let's say for any gender, you don't know that you are suffering from which nutritional deficiency. But in case of women, particularly in rural areas or in urban areas, this is a very challenging situation. Nowadays situation of women's health has significantly improved due to access of economical medicines and medical facilities. Fortunately, that is a very positive sign कि अब जो है सिचुएशन काफी इंप्रूव हो गई है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा इस पूरे चैप्टर में कि कैसे इसको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इंप्रूव किया है आजादी से लेके आज तक। हमारी इकोनॉमिक और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिवाइडेड है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दो एलिमेंट हैं, पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल। ठीक है, इकोनॉमिक में आपके आ गया एनर्जी, पावर, अलग अलग चीजें, और उसमें सोशल में आ गया एजुकेशन, हेल्थ। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम है और इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। इसकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इससे क्या होगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। और पिछले 7 दशकों में इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है। हमने सारे पैरामीटर्स को चेक किया, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। बट डिस्पाइट ऑफ दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट है ना, एक्सेस, वो उतना इवन नहीं है, वो थोड़ा अनइवन है। मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया अभी भी अच्छे रोड से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर हम ब्रॉडली, which encompasses everything under the infrastructure lens, like modernization, schools, telecommunication, electricity, इन सब चीजों को अभी और एनहेंस होना पड़ेगा। जैसे जैसे इंडिया मूव कर रहा है मॉडर्नाइजेशन की तरफ, वैसे वैसे डिमांड जो है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बढ़ रही है। साथ में हमको एनवायरमेंटल इंपैक्ट को भी ध्यान में रखना होगा। तो जो रिफॉर्म पॉलिसीज अब आ रही हैं उनको काफी एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस के थ्रो करते हुए ही इंश्योर करना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के लिए पॉसिबल हो। ठीक है, दैट देयर इज अ स्कोप फॉर इक्वल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू एवरी पर्सन। ऑल राइट, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन and attention during today's lecture. Your engagement and enthusiasm make teaching a joy. I have explained to you the topics as well as the previous year questions from this particular chapter.